बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हमने देखा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो ऐसा वातावरण क्यों बना, उसका क्या कारण था कि देश जो अलग अलग क्षेत्रों में बटा था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, और भी बहुत सारी चीजें थी जो आधार थी, जो बेस थी इनके विभाजन का, बंटवारे का, संस्कृति के आधार पर, वेशभूषा, खान पान, पहनावा, इन सब चीजों के आधार पर देश विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था। और सबको एक साथ लाने वाला एक जो काम था, सबको एक साथ लाने का जो काम था, जो विचारधारा थी, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी। तो कैसे इसकी आवश्यकता महसूस की गई और कैसे ऐसी व्यवस्थाएं बनी कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपनी जाति को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर सबसे पहले देश के बारे में सोचना शुरू किया। उनको इस बात का अनुभव क्यों हुआ, ऐसा क्या उनको आभास हुआ कि हमें राष्ट्र के बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि आपसी झगड़ों के बारे में। ठीक, तो यही परिस्थितियां हैं। तो इसको हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसके नाम से पढ़ते हैं। इससे पहले हमने उदय के जो कारण हैं उनको पढ़ा है, कैसे कौन सी परिस्थितियां बनी, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, कैसे यूरोपीय देशों का प्रभाव अन्य महाद्वीपों पर पड़ा और महाद्वीप के देशों ने स्वतंत्र होने का काम किया। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कारण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें जो राष्ट्रवाद का उदय है इसका पता इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया था। ठीक, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेज अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण भारत का शोषण करते थे। अब उपनिवेश क्या था, इसको जान लेते हैं। ठीक, अपने आर्थिक हितों के लिए अपने देश से बाहर या अपने महाद्वीप से बाहर किसी देश को अपने कब्जे में लेना, अपनी अस्थायी बस्तियां बनाना, एज ए कॉलोनी बनाना। ठीक, ये था औपनिवेशिक व्यवस्था। यानी औपनिवेशिक व्यवस्था का जो आरंभ होता है वो इसलिए होता है ताकि अंग्रेज अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके, बेहतर कर सके। ठीक, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, अमेरिका महाद्वीप के देशों को अपना उपनिवेश बनाया। उसमें अपने देश से बना हुआ मैन्युफैक्चर, जो फैक्ट्रियों में बनता था, वहां से बना हुआ माल लाकर यहाँ भेजते थे और इन उपनिवेशों से कच्चा माल लेकर जाते थे। कच्चा माल सस्ता होता था, उस कच्चे माल को यहाँ से लेके जाते थे अपने यहाँ फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे और उसको नया रूप देकर वापस उसी देश में लाते थे जिस देश से कच्चा माल लेके जाते थे। ठीक, तो ऐसे में यहां से इनको आर्थिक लाभ होता था। इस तरह से आर्थिक लाभ कमाया इन्होंने। होता क्या था, मुगल काल में अंग्रेजों ने शासकों से दस्तक एक तरह का आज्ञा पत्र, ठीक, आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। अब ये दस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंग्रेज भारतीय व्यवस्था में एक तरह से जड़ तक, तह तक घुस गए। ठीक, दस्तक प्राप्त कर लिया, आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। अब इस आज्ञा पत्र से होता क्या था कि उस शासक के क्षेत्र में, यानी उसका जो शासन क्षेत्र है शासक का, उस क्षेत्र में जिसके पास ये दस्तक है, आज्ञा पत्र है, उसको किसी तरह का कर नहीं देना है। ठीक, मान लीजिए बहराइच में बाहर की कोई कंपनी आती है और बहराइच के जिलाधिकारी उसको अनुमति दे देते हैं कि आप व्यापार करो पूरे बहराइच जिले में, आपको किसी तरह का कोई कर नहीं देना है। ठीक, बहराइच का, उसके बाद बहराइच का एक व्यक्ति एक कंपनी बनाता है और वह बहराइच में जब वस्तु अपनी बेचना चाहता है तो जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, कर देना पड़ेगा। तो ऐसे में
जिसको कर नहीं देना है और जिसको कर देना है, उन दोनों की वस्तुओं के मूल्यों में अंतर होगा। भाई इसको कर देना है तो 10 रुपए की वस्तु पे अगर 5 रुपए कर लगाया तो इसकी वस्तु हो गई 15 रुपए की। ठीक, इनको कर नहीं देना है, 10 रुपए की वस्तु है, सीधे सीधे मार्केट में पहुंच गई 10 रुपए में। अगर इन्होंने 6 रुपए प्रॉफिट ले लिया तो वस्तु हो गई 16 रुपए की। ठीक, और इसने 1 रुपए प्रॉफिट लिया तो वस्तु हो गई 16 रुपए की। यानी जो लोकल रहने वाला है उसने 1 रुपया लाभ कमाया और वस्तु बिकी 16 की। इसने 6 रुपया लाभ कमाया, वस्तु बिकी 16 की। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, जो यहाँ का व्यापारी है धीरे धीरे उसकी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और यही कारण हुआ कि भारत में जो व्यवस्था थी उद्योगों की, जो उद्योग थे वो सब इसी व्यवस्था के कारण धीरे धीरे नष्ट हो गए, शून्य पर हो गए। ठीक, और ये उपनिवेशिक व्यवस्था सफल होती गई अंग्रेजों की। ठीक, इस औपनिवेशिक व्यवस्था के साथ साथ इन्होंने भारत की जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें भी हस्तक्षेप शुरू किया। उस हस्तक्षेप के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे राजा रजवाड़ा जो थे उन सबको पदों से हटाया गया, नए राज्यों को नियुक्त किया गया, बहुत सारे राज्यों में अपनी सेनाएं रख दी गई उनके नियंत्रण के लिए। ये सारी प्रक्रिया हुई। कहने का मतलब ये कहेंगे कि आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रों में भी, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध, बाल विवाह पर प्रतिबंध, ये सारी चीजें लेके आए। तो इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप किया। कुछ हस्तक्षेप जो थे वो अच्छे भी थे, कुछ जो थे वो गड़बड़ थे। लेकिन सिंपल सा एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक, अगर उसे कोई थप्पड़ मार दे और उसे अचानक से सुनाई पड़ने लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मारा है और उसे सुनाई देने लगा है वो जाके उस थप्पड़ के लिए उसको थैंक यू बोले। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, एक तरह का एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं इसको, हो सकता है। तो ऐसे ही अगर भारत में बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर कुछ सुधार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंग्रेजों का धन्यवाद करना चाहिए। कुछ भारतीय हैं जो कभी कभी उत्साह के अतिरेक में ये बात कह जाते हैं कि अंग्रेज ना आए होते तो ये ना होता, वो ना होता। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपने स्थायित्व के लिए की थी, ना कि आपका कोई विकास किया था। सिंपल सी वही बात कि आपको सुनाई नहीं देता है, मैंने एक थप्पड़ मारा, आपको सुनाई देने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सुनाई दी इसलिए थप्पड़ मारा था, मैंने तो अपना गुस्सा निकाला था। इसका कारण इसलिए आपको कतई आवश्यकता नहीं है कि आप आके थैंक यू बोले। ठीक, तो यही हुआ अंग्रेजों के साथ। अब जब हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, भारत में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बन गया और इस बात के लिए आगे आ गया कि हमें कैसे भी करके अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। अब हम अंग्रेजों के बस में नहीं रह सकते, हमें नहीं रहना अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में, हमें उससे बाहर आना है। ठीक, तो इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला। उस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां जो शुरू होती हैं वो 1885 से शुरू होती हैं। 1885 ईस्वी ये वो ईस्वी है जब भारत इंडिया अपना देश, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। भारत में एक संस्था बनी जिसने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। यानी इससे पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो संपूर्ण भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती हो, या जिसके बलबूते पर भारतीय कह सके कि मैं अपनी बात फला जगह कहूंगा, वहां से बात आगे जाएगी, ऐसी नहीं थी। इस संस्था का नाम था कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जो चल रही है, चल क्या रही है, निपट रही है इस समय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना याद रखना 28 दिसंबर, तिथि महत्वपूर्ण है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके स्थापना करता थे A.O. ह्यूम। ठीक, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। कैसे अधिकारी थे? अंग्रेज अधिकारी थे, मतलब अरे अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे, सिंपल सा। ठीक, अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कभी इस संस्था के अध्यक्ष नहीं बने, ये सचिव बने। ठीक, सचिव बने। इसके प्रथम अध्यक्ष
डब्ल्यू सी बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। इसी के बाद से भारतीय जनमानस को सत्र के लास्ट के 3 दिन 29, 30, 31 दिसंबर, 29, 30, 31 दिसंबर, इन 3 दिनों के लिए मौका दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इस जो संस्था थी, जो कांग्रेस थी, इसकी बैठक बुलाने के लिए, इसका एक सम्मेलन होता था और इसमें पूरे देश के बड़े बड़े नेता जो भारत अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, वो आते थे और खूब जम के उनके खिलाफ नारेबाजी, बहसबाजी, बयानबाजी, सारी चीजें होती थी। यानी मौखिक लड़ाई आरंभ हो गई। शुरुआत यहीं से होती है। किसी से भी हमारा विवाद होता है तो पहले मुंह से लड़ाई शुरू होती है, बाद में हाथ पैर और आगे जब डॉट 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 चल जाती है। ठीक, जैसा भी हो। तो यहाँ पर एक सम्मेलन होता था जिसमें खूब पानी पी पी के अंग्रेजों को गालियां दी जाती थी, जम के गालियां बरसाई जाती थी ताकि अंग्रेज डर जाएं। ठीक, ये यहाँ से शुरू होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने क्यों दी। प्रश्न तो जाहिर सी बात है, जब हम देख रहे हैं कि पूरा देश हमारे विरोध में है, फिर उस देश को हम कैसे यूनाइट होने दे सकते हैं, एक मंच कैसे दे सकते हैं कि वो सब लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ गाली गलौज करे या हमको कुछ बोले। ये भी सोचने वाली बात थी। तो यहां पर तर्क निकल के आता है सेफ्टी वाल। चलिए, सेफ्टी वाल क्या होता है? अमूमन कुकर देखा होगा, कुकर जिसमें खाना बनता है। कुकर में ढक्कन होता है और ढक्कन में जो हैंडल लगी होती है, उस हैंडल के नीचे एक छोटा सा वाल लगा होता है। वो वाल इसलिए लगाया जाता है ताकि जब कभी कुकर की सीटी में कुछ फंस जाए, गैस ना निकल पाए, तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ पिन चुभा के और गैस निकाल दी जाए ताकि ब्लास्ट ना हो, कुकर दगे ना। कुकर दगते हुए बड़ा अच्छा लगता है। ठीक, कुकर दगने ना पाए, ऐसी स्थिति न बनने, तो इसके लिए सेफ्टी वाल लगा होता है। ठीक ऐसे ही अंग्रेजों ने कहा कि 1857 से पूर्व भारतीय किस मिशन पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या करेंगे, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता था। वो हमसे खुश हैं कि नाराज हैं, इस बात का हमें कोई अंदाजा नहीं होता था। 1885 में संस्था बना देने से अंग्रेजों का ये फायदा होगा कि ये साल के 3 दिन इकट्ठा होंगे और जम के सभी मुद्दों पर बहसबाजी करेंगे और 1 जनवरी को एक समाचार पत्र प्रकाशित होगा जिसमें बिंदु लिखे जाएंगे कि अंग्रेजों से फला क्षेत्र के जो जमींदार हैं वो इस बात पर असंतुष्ट हैं, ये उस पर असंतुष्ट है। मतलब कहने का ये है कि अंग्रेजों से जो भी असंतुष्ट होगा, जिन मुद्दों पे असंतुष्ट होगा, वो वहां पे बोलेगा और वो सारी चीजें अखबार के माध्यम से अगले दिन अंग्रेजों के पास पहुंच जाएंगी और अंग्रेज समय रहते उसके लिए तैयारी कर लेंगे। ठीक, ये इसका सेफ्टी वाल का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इतना यहाँ तक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इस पर प्रश्न आ सकता है कि कब हुई थी। ठीक, क्यों हुई ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन कब हुई थी इसका आ सकता है कि 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक, अब यहाँ तक पहुंच गई कहानी। ऐसे यत्र तत्र करते राजनीतिक आंदोलन, छोटे मोटे विद्रोह, ऐसी सब सारी चीजें चलती रही और फिर एंट्री होती है महानायक की। ठीक, हर मूवी में ऐसे होता है, पहले बड़ा शोषण होता है, फिर एक व्यक्ति आता है एकदम से और फिर सारी चीजें करता है। तो ऐसे ही एक नई एंट्री होती है, उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, नहीं थोड़ा सा बता देंगे। 2 अक्टूबर ठीक 1869 ईस्वी को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, पोरेबंदर नहीं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पोरबंदर है। ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात इस समय पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात से हैं। गुजरात से बड़े बड़े हमारे व्यापारी भी हैं। ठीक, तो पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में
कस्तूरबा गांधी से हो गया, यानी गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। ठीक, इतना कंफर्म हुआ, गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। 19 वर्ष की आयु में ये लंदन चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने, बैरिस्टर बनने। और बैरिस्टर बन के जब लौटते हैं तो एक व्यापारी था, उसके एक मुकदमे के लिए चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे इनको हम। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आते हैं। ठीक, वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे? अपने घर आएंगे। घर कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। ठीक, तो ऐसी सारी चीजें होंगी। तो एक व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में ये चले जाते हैं और वापस भारत आते हैं 1815 में। ठीक, 1815 और 85 यानी 30 वर्षों का कालखंड। इन 30 वर्षों में कांग्रेस ने एक अच्छी छवि बना ली अपनी लोगों के बीच में। 30 साल तक काम करना एक लंबा सा कालखंड होता है और अच्छी छवि बनाई जा सकती, बना ली। गांधी जी पहुंचे, नायक की तरह एंट्री मारते हैं और एंट्री करने के बाद 2.5 वर्ष, ठीक, 2.5 वर्ष मतलब 2.5 साल, यानी लगभग 1917 आधा बीत चुका था, तक देश का भ्रमण करते हैं। अच्छा, गांधी जी जो थे वो कहीं शांत नहीं रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में भी काफी खेल करके आए थे। खेल करके का मतलब वहां पर जो अप्रवासी मजदूर थे उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, शोषण किया जाता था उनका, वो सारी चीजें। उससे इनके वहां पहुंचने पर इनको ट्रेन से उतारा गया, मारा पीटा गया। फिर ये बैठ गए। इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था, लेकिन इनको बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही थी वहां के लोगों के द्वारा, क्योंकि उसमें वो भी अंग्रेजों के कब्जे में था। तो वहां जो लोग थे, अप्रवासी लोग थे, जो बाहर के निवासी थे, उनको वहां पर काफी भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। गांधी जी भी बाहर के ही थे, पहुंचे थे, इनको भी उसी का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि ये अप्रवासी बाकी अप्रवासियों से अलग है, ये गांधी जी हैं, बाकी सबकी तरह नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर रुक गए, मुकदमा लिया, मुकदमा निपटाने के बाद रुक गए। और रुकने के बाद जो कहानी करी अंग्रेजों की, क्योंकि क्लास लग गई अच्छे से। ठीक, अंग्रेजों को अच्छे से वहां पर ठीक कर दिया, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, लोगों को अधिकार प्रदान कराए और वहीं पर अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह जिसे कहते हैं, सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक, सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि अगर पूछा जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे किया, तो वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सबसे पहले नहीं किया था, पहले दक्षिण अफ्रीका में किया है। ठीक, जैसे कोई भी प्रयोग होता है तो हम जानवरों पे करते हैं, वैसे गांधी जी ने भी अपना पहला प्रयोग देश के बाहर किया था, देश के भीतर नहीं किया था। और वो काफी सफल रहा, उसका फायदा भी मिला, लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हुए, लोगों के साथ भेदभाव की नीतियां जो है वो त्याग दी गई, उनके अधिकारों के लिए कानून बनाने पड़े वहां की सरकार को। बहुत सारी चीजें आती हैं, सुधर जाती हैं गांधी जी के प्रयासों से। तो गांधी जी जब भारत आते हैं तो देखते हैं ये भी अंग्रेजों के गुलाम है, भारत अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में है। और ऐसी स्थिति में ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और पूरे भारत के भ्रमण के बाद यहाँ की तत्कालीन स्थिति को समझ लेते हैं बेहतर तरीके से पहले, फिर ये आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक, आंदोलन में भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब भाग नहीं लेना, हिस्सा बटाना, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें शामिल होना। ठीक, भाग लेना दूसरा मतलब होता है भागना। गांधी जी भागते नहीं थे कभी भी, गांधी जी केवल अनशन करते थे, अनशन के माध्यम से चीजों को मनवाते थे। हालांकि बहुत सी जगह पर जहां आवश्यकता थी वहां पर उन्होंने नहीं किया। भारत विभाजन के समय अगर जिन्ना के सामने अनशन किया होता तो शायद भारत विभाजन ना होता, या नेहरू के सामने अनशन कर दिया होता तो शायद दूसरा प्रधानमंत्री देश को मिला होता। तो ऐसी चीजें थी। उन्होंने सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के आगे किया, उन्होंने अंग्रेजों के आगे किया, उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर के आगे बैठ के अनशन किया। तो ऐसी परिस्थितियां बनी। तो गांधी जी तो बहुत अच्छे थे वैसे। इनको 1944 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से, जब वहां जेल में बंद थे, वहां से इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित भी किया। इनको जो है महात्मा की उपाधि दी गई। तो भारतीय राजनीति में इनका प्रवेश होता है जब 1915 में। तो इन्होंने अपना गुरु बनाया
गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर लेकिन ये जो गुरु थे वो राजनैतिक गुरु थे। ठीक, सिंपल सा। गांधी जी ने क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में हम जो भी सीखेंगे वो श्रीमान गोखले जी से सीखेंगे, गांधी जी के अनुसार। ठीक, इसका मामला क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय। ठीक, लंबे समय से सक्रिय होने के कारण इनका अपना अलग कद है, ये इसका ये फायदा उठाएंगे गांधी जी। कोई भी व्यक्ति हो, किसी क्षेत्र में रहता हो, लंबे समय से जनता के बीच में आता जाता हो, राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेता हो और बुजुर्ग हो गया हो, तो उसको अपना गुरु स्वीकार कर लेने से फायदा ये होता है कि उसके जो अनुयायी होंगे वो सीधे सीधे आपसे प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ने लगेंगे। ठीक, यानी बनी बनाई मार्केट मिल जाएगी। यही गांधी जी के साथ भी हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले होते क्या है, इनको अपना वो गुरु स्वीकार करते हैं और गुरु स्वीकार करने के बाद जो इनके पक्षधर थे, इनके समर्थक थे, वो सीधे सीधे गांधी जी के अनुसरणकर्ता बने। दूसरी बात, इनके साथ प्लस पॉइंट गांधी जी के साथ ये था कि ये दक्षिण अफ्रीका में एक तीर मार के आए थे, यानी काम करके आए थे। जब कोई व्यक्ति एक बार कोई कार्य कर चुका होता है तो उसका जो अनुभव होता है वो सामने वाले को हमेशा विश्वास दिलाने का काम करता है, उसको विश्वास में लेने का काम करता है। व्यक्ति जल्दी विश्वास कर लेता है उसके ऊपर, ये भी था। तो कहीं ना कहीं इस राजनैतिक उथल पुथल की स्थिति में भारत को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो जीवट हो, जिसके पास अनुभव हो, जिसको जनता इस बात की जनता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो अपनी राजनीति में, और साथ ही साथ जनता जिस पे भरोसा कर सके कि हाँ ये व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहिए था। और उसी समय हो जाती है किंग की एंट्री। किंग मतलब गांधी जी। 15 ठीक, 15 में एंट्री के बाद गांधी जी ने कैसे क्रमवार अपने आंदोलन चलाए, कैसे उन्होंने चंपारण, खेड़ा, फिर असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय आज्ञा, ये सारे आंदोलन चलाए, डांडी मार्च कैसे, सारी चीजें सब चलाई, वो सब आपके सिलेबस में पढ़ना है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने इतना देखा कि कौन सी परिस्थितियां बनी और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कैसे प्रवेश किया। ठीक, थैंक यू।